नमस्कार। हम आमंड की चर्चा कर रहे थे और आमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल कर रहे थे। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल, कुल मिला के है यही सिस्टम थ्योरी है। आप मॉडल कह लो, अप्रोच कह लो, उपागम कह लो, जो आपकी इच्छा हो। इसमें जो विश्लेषण की मूल इकाई है वो क्या है? व्यवस्था है। और अपन चूंकि राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विश्लेषण की मूल इकाई राजनीति व्यवस्था है। पढ़ना अपने को राजनीति व्यवस्था ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा व्यापक अध्ययन कर लेंगे। अपना संरचनाएं और प्रकारियों का अलग अलग अध्ययन किया हमने, और मेनली तो ये प्रकार्यवादी है। फंक्शनलिस्ट है, हमने ये भी देखा था कि ये फंक्शनलिज्म का जो विकास हुआ, तो जैसे हम फंक्शनलिज्म कह देते हैं उसमें फंक्शंस भी आ जाते हैं और फंक्शंस को करने वाली उनकी स्ट्रक्चर्स भी आ जाती है। और अकेला अगर स्ट्रक्चर्स का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें कार्य इतने व्यापक रूप से आ नहीं पाते। तो इसमें स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस दोनों का अध्ययन किया गया है। हमारी शुरुआती चर्चा ये हुई थी कि ये जो अप्रोच आई है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये पहले डेवलप हुई थी एंथ्रोपोलॉजी में। मेलिनोस्की की चर्चा की थी और रेडक्लिफ ब्राउन की चर्चा की थी। फिर हमने चर्चा ये की थी कि वहां से सोशियोलॉजी में आई, पार्सन्स है, मर्टन है, लेवी है, ये लोग इसको लेके आए, दुर्खाइम वगैरह इसको लेके आए। फिर वहां से ये आई कंपैरेटिव में, या फिर पॉलिटिकल साइंस कह लो आप, और वहां लाए इसको आमंड और कोलमैन। ठीक है, आमंड और कोलमैन के अलावा बहुत सारे और लोगों ने भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का प्रयोग किया है। तो हमने किया था इसका प्रयोग, डेविड एप्टर ने भी किया है। और हमारे यहाँ रजनी कोठारी की जो है बुक्स, विशेष करके पॉलिटिक्स इन इंडिया और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, इनमें भी यही अप्रोच यूज की गई है कि स्ट्रक्चर्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो किस प्रकार के, अनौपचारिक जो संरचना है उनका बहुत महत्व दिया गया है रजनी कोठारी ने भी। जाति के अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो जाति तो कैसी संस्था है, एक औपचारिक अनौपचारिक संरचना है, तो पॉलिटिक्स में उसका योगदान क्या है। तो रजनी कोठारी ने इसका प्रयोग किया है, एडवर्ड सील्स ने किया है, डेविड एप्टर ने किया है, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इस अप्रोच का प्रयोग किया। फिर अपन ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो अप्रोच है ये व्यवस्था के बारे में कहता क्या है, क्या कहता है आमंड। तो आमंड ने दो पुस्तकें लिखी। पहले तो लिखी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, कि जो विकासशील समाज हैं, थर्ड वर्ल्ड के देश हैं, उनका अध्ययन करना है अपने को। वो अध्ययन इसलिए करना जरूरी हो गया था क्योंकि डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट मॉडल है वो उसका सही अध्ययन नहीं कर पा रहा था थर्ड वर्ल्ड का। उसकी जो विशेषताएं थी वो फर्स्ट वर्ल्ड पे तो लागू होती थी, लेकिन सेकंड और थर्ड पे लागू नहीं होती थी। तब उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा अप्रोच डेवलप करूंगा कि जो थर्ड वर्ल्ड के ऊपर लागू हो। तो फिर लिखी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। उसमें विभिन्न जो विकासशील देश थे उनका तुलनात्मक अध्ययन किया इन्होंने। फिर उससे असंतुष्ट हो गए कि इसमें यथास्थितिवाद ज्यादा है, परिवर्तन इसमें नहीं है, बस ये एक कमी थी। तब उन्होंने फिर एक नई पुस्तक लिखी 1966 में। इस बार उनका जो सहयोगी लेखक था वो कोलमैन नहीं था, इसके बार आमंड ने पॉवेल के साथ लिखी, और पुस्तक का नाम था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। और उसमें एक नई अप्रोच आई, कौन सी? डेवलपमेंट अप्रोच। ये नहीं है उसमें, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच नहीं है। इसका सुधरा हुआ रूप कौन सा है? वो डेवलपमेंट अप्रोच, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक डेवलप स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इसी का सुधरा हुआ रूप है, तो उसका सीधा नाम तो डेवलपमेंट अप्रोच है। फिर हमने इनको समझना शुरू कर दिया था कि ये कहते क्या है। तो इन्होंने प्रकारियों को और संरचनाओं को अलग अलग व्यक्त किया था। तो हमने ये देखा कि जो टोटल प्रकार ये हैं वो 7 है, और उनको करने वाली संरचनाएं बहुत सारी है। क्योंकि करने वाली बहुत सारी संरचनाएं हैं तो संरचनाओं और कार्यों के संदर्भ में हमने कुछ विशेषताएं की थी पहले, फिर इनको समझा था। तो एक तो ये परिभाषित करता है
कि है क्या राजनीतिक व्यवस्था, क्योंकि मुद्दा तो अपने राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। ये तो मॉडल है, इनपुट आउटपुट मॉडल है। अध्ययन का तो विषय हमारा क्या है, राजनीति व्यवस्था का अध्ययन किस प्रकार हो सकता है, ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, बस अप्रोचेज अलग अलग है अध्ययन करने की। तो पहले तो हमने परिभाषित किया कि राजनीति व्यवस्था क्या है। तो आमंड का कहना है कि राजनीति व्यवस्था में होते क्या है, कम या ज्यादा रूप में वो वैध एकाधिकार का, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है ताकि व्यवस्था में स्थायित्व बना रहे, व्यवस्था भंग नहीं हो। तो वही परिभाषा जो किससे ली थी उसने, मैक्स वेबर से ली थी। हालांकि मैक्स वेबर की परिभाषा से सारे ही प्रभावित है, कैटलिन हो चाहे खुद ये डेविड ईस्टन हो, जो मूल्यों का कौन सा बंटवारा करता है, अधिकार पूर्वक जो बंटवारा करता है, ये सारी यही बातें थी। इन्होंने सीधा ही लिख दिया एकाधिकारों, अधिकांश वही परिभाषा के कोई शब्द उठा लिए जो मैक्स वेबर के थे कि वैध एकाधिकार होता है फिजिकल पावर का या फिर सैन्य पावर का, इनका। तो ऐसा इसको परिभाषित किया। फिर बताया कि इसके 3 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं राजनीति व्यवस्था के। एक तो इसमें क्या पाई जाती है, व्यापकता। ये कॉम्प्रिहेंशन होती है, बहुत सारे प्रक्रियाएं, संरचनाएं, अंतःक्रियाएं इसके अंदर, मूल्य विश्वास अंदर बने रहते हैं, आपस में अंतःक्रियाएं करते रहते हैं। दूसरा किया था अन्योन्याश्रित, इसमें जो संरचनाएं हैं और उनके प्रकार आपस में क्या होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं। तो इसमें व्यक्तियों का अध्ययन नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के अंदर अंतःक्रिया देखते हैं। और तीसरा हमने देखा था सीमाएं। तो व्यापकता, अन्योन्याश्रितता, और कुछ सीमाएं होती है कि राजनीतिक व्यवस्था यहां से शुरू होती है, यहां से दूसरी व्यवस्थाएं कंप्लीट होती है। ये धार्मिक व्यवस्था है, वहां तक तो ठीक है, फिर धार्मिक व्यवस्था कंप्लीट हो गई है, अब राजनीतिक व्यवस्था शुरू होती है। तो हालांकि दोनों में मिलता जुलती है, बहुत सारे धार्मिक जो प्रकार और संरचनाएं वो कई में घुसते रहते हैं, राजनीति के अंदर भी घुसते रहते हैं, शैक्षणिक चीजें राजनीति में घुसती रहती है, जातीय चीजें घुसती रहती है, लेकिन इनकी एक सीमा बांधनी पड़ती है कि कितना की हस्तक्षेप करती है। क्योंकि राजनीतिक संरचना खुद भी तो अपने आप में एक स्वायत्त होती है, चाहे दूसरों से मिली हुई भले ही हो, लेकिन खुद की भी एक पहचान होती है, तो एक निश्चित सीमा बांधनी पड़ेगी। फिर हमने उसकी विशेषताएं की थी कि ये राजनीतिक जो संरचना है, राजनीतिक व्यवस्था है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो तत्व तो 3 है, तीनों आपके याद है, व्यापकता, अन्योन्याश्रितता और सीमाएं। फिर हमने इसकी विशेषताएं की थी, ये 1-2 बार पूछी हुई है, कभी इन फ्यूचर कभी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक संरचनाएं हैं, ये राजनीतिक व्यवस्था प्रत्येक देश में पाई जाती है, सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक संरचना भी तो होगी हर एक देश में, चाहे वो हो किसी प्रकार की होगी, तो पक्की संरचनाएं, भांति भांति स्ट्रक्चर्स होंगे, संस्थाएं होगी, चाहे वो फिर युगांडा हो, और चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, और चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे अमेरिका हो, राजनीतिक संरचना जरूर होती है। चाहे ईरान ही हो, चाहे धर्मतंत्र चलता है, राजनीतिक संरचनाओं की सार्वभौमिकता। क्योंकि संरचनाएं हैं तो कोई ना कोई काम तो करेगी, तो राजनीतिक प्रकारियों की सार्वभौमिकता, राजनीतिक प्रकार्य भी होंगे, कोई ना कोई काम तो करेगी वो। फिर था कि जो राजनीतिक संरचनाएं होती है ये क्या करती है, एक ही संरचना बहुत सारे कार्य करती है। जाति एक कैसी संरचना है बताओ, बहुकार्यात्मक संरचना है अमंड के अकॉर्डिंग। ये क्या करती है, कार्य विभाजन भी करती रहती है, समाज में हायरार्की भी डिसाइड करती रहती है, और राजनीति के अंदर भागीदारी भी करती रहती है। राजनीति दल है, दबाव समूह है, ये एक संरचना कई काम करती है। तब उन्होंने कहा राजनीतिक संरचनाएं एक कार्यात्मक या विशिष्ट कार्य नहीं करती, बल्कि बहुकार्यात्मक होती है। चलो, परिवार एक राजनीतिक एक संरचना है। परिवार क्या क्या काम करता है? परिवार देखिए धर्म का काम करता है, परिवार हमें जाति से जोड़ता है, और परिवार राजनीति भी करता है, और परिवार स्नेह के संबंधों के ऊपर भी टिका हो। तो कितने काम करता है अकेला परिवार नामक जो संरचना है? तो संरचनाएं क्या होती है, बहुकार्यात्मक होती है। और कोई भी राजनीतिक संस्कृति होती है या राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसकी संस्कृति शुद्ध नहीं होती। भाई भारत में सारे लोग एक जैसे थोड़ी हैं, कुछ हैं वो ट्रेडिशनल हैं और कुछ हैं वो मॉडर्न है। तो आदिम की और आधुनिक की संस्कृति की मिश्रण साथ ही पाया जाता है। कुछ लोग वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, कुछ लोग धार्मिक होते हैं। तो धार्मिक होना परंपराओं का प्रतीक है और धर्मनिरपेक्ष होना आधुनिकता का प्रतीक है। तो एक ही राजनीतिक संस्कृति में दोनों ही तत्व एक साथ ही पाए जाते हैं। तो राजनीतिक संस्कृतियां होती है मिश्रित होती है। ये किया था। फिर हम आ गए थे
कि जो हमने जो मॉडल बनाया या जो फ्रेमवर्क बनाया था उसमें हमने प्रकारियों के कितने भाग किए थे, आप बताओ। वेरी गुड। प्रकारी कई बार पूछा है, प्रकारी कितने हैं? 7 है। उसमें से कुछ तो थे, अब मैं नहीं बताऊंगा, 2 भागों में बांटे थे अपन ने। एक पॉलिटिकल थे और दूसरे गवर्नमेंटल थे, ठीक है। एक राजनीतिक प्रकार ये थे और एक शासन गवर्नमेंट के थे। शासन क्या, सरकारी कार्य और राजनीतिक कार्य। जो राजनीतिक प्रकार ये थे वो 4 थे, याद आ गया आपको? राजनीतिक प्रकार ये 4 थे। उसमें पहला काम था राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती था। पहला जो राजनीतिक प्रकार यह था वो था समाजीकरण व भर्ती। समाजीकरण, सोशलाइजेशन तो एक नया टॉपिक, अलग ही टॉपिक है अपना, समझ में आ जाएगा। जब हम राजनीतिक संस्कृति को सीखते हैं तो हमारा क्या होता है? राजनीतिक समाजीकरण। हम कहीं कहते हैं कि अनसोशल एलिमेंट है ये, कि ये असामाजिक तत्व है। वो असामाजिक तत्व क्या होता है? जो समाज के नियमों को मानता नहीं है, वो असामाजिक तत्व हो गया। समाज के नियम क्या है कि आप है ना किसी से झगड़ा नहीं करोगे बेमतलब का, ठीक है। आप बहन बेटियों की इज्जत करेंगे, आप बड़ों की इज्जत करेंगे, आप समाज के जो बनाए गए नियम है उनका पालन करेंगे, आप जोर से नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप गुस्सा नहीं होंगे, आप अपनी बात शांति से रखेंगे। ये हैं समाज के कुछ नियम। जो नहीं मानते उनके लिए क्या बोलते हैं? ये असामाजिक है। तो इसका मतलब आप इन चीजों को सीखते हैं धीरे धीरे दूसरों को देख देख के। ऐसे ही आप राजनीति के बारे में क्या होता है? आपका समाजीकरण होता है। अब देखिए हमारा समाजीकरण हो गया है। अब कितना ही कह दो कि आप है ना ये बताओ कि आप राजतंत्रात्मक व्यवस्था और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, इसमें से आप किसको अच्छे मानते हो और क्यों मानते हो, तो आप 20 तर्क दे दोगे लोकतंत्र के पक्ष में और 20 तर्क दे दोगे सामंतवाद और राजतंत्र के विपक्ष में। क्योंकि आपका पिछले 20-30 साल में जो समाजीकरण किया गया है, आपको जो चीजें सिखाई गई है स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल तक, उसमें आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ाया गया है। ये होता है किसी राजनीतिक मूल्यों के बारे में, विश्वासों के बारे में, राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में, नेताओं के बारे में, हमारी सरकार के बारे में, हमारे संविधान के बारे में हमें जब चीजें सिखाई जाती है तो हमारा क्या होता है? राजनीतिक समाजीकरण। लेकिन ये समाजीकरण होता अलग अलग प्रकार से है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार ही नहीं आया हुआ है, आएगा जरूर। ये आया है पार्सन्स से। आमंड ने हूबहू किससे ले लिया है? पार्सन से। क्योंकि आमंड की जो सारी शब्दावली है वो किससे आई है? पार्सन से आई है। और इसके जो अनौपचारिक समूह है, इनफॉर्मल जो ये प्रेशर ग्रुप्स वगैरह हैं, ये सारे अनौपचारिक दबाव समूह जो भी हैं, ये कहां से आए हैं? ये आए हैं बहुलवादियों से, विशेष करके डेविड ट्रूमैन से आए हैं। और ये कौन परिभाषा कहां से आई है? मैक्स वेबर से आई है। और कौन से देश की चश्मा पहन रखी है इसने? यूएस की चश्मा पहन रखी है। तो हमने कहा कि ये समाजीकरण है, ये पार्सेंस की 2 विरोधी शब्द बोलता है वो एक साथ। ये 2 प्रकार से हो सकता है, एक होता है पुराने समाजों में और एक होता है आधुनिक समाजों में। जो आधुनिक समाजों में होता है वो यूनिवर्सल होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक। सब में एक जैसा होता है। यहां सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि यहां पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर को अपन क्या बोलते हैं? हाँ, पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर का तात्पर्य है कि यहां सबके लिए एक जैसे हैं, यहां अलग 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 अर्थ ग्रहण करते हैं उसी चीज का। धर्मनिरपेक्षता का यहां सारे एक ही अर्थ है। अमेरिका के सारे लोग किसको मानते हैं? धर्मनिरपेक्षता को। यहां उसके अर्थ क्या लगाए जाएंगे? अलग अलग लगाए जाएंगे। ये है स्पेसिफाई, यानी विशिष्ट होती है। और ये कैसी होती है? विस्तृत या डिफ्यूज्ड होती है। तो मैंने कहा था कि यहां सबके लिए नियम एक जैसे होते हैं। इनके अंदर आप चाहे तोप सिंह है चाहे तमच्चा सिंह है, और आप रिश्तेदार हैं चाहे नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कुछ भी हैं, आप ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं तो भी अगर आपने सड़क के नियम तोड़े हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। यहां नियम क्या होते हैं? अलग अलग है। अपनों के लिए नियम अलग और परायों के लिए नियम अलग। अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने भाई भतीजों के लिए नियम अलग है, बाकी के लिए अलग है। विशिष्ट नियम और विस्तृत बिखरे हुए नियम, सबके लिए अलग अलग डिफरेंट नियम। हाँ, नहीं गलत है। अब मैंने सही कर लिया इसको। नहीं सही है, आप देखना, मैंने इसी मुद्दे पर विशिष्ट खोज की थी। ठीक है। तीसरा है कि ये उपलब्धि प्रदान होते हैं।
यानी यहां तो अचीवमेंट आपकी क्या है, उससे आपकी पहचान होती है। यहां अचीवमेंट नहीं देखा जाता, बल्कि आपका ये, इसको जन्म आधारित को क्या बोलते हैं, ये आरोपित होते हैं, माफी, आरोपित होते हैं। यहां आपका आरोपण किया जाता है कि आप ये हो, आप हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये दूसरे बताएंगी आप क्या हो। आपकी योग्यता यहाँ कोई महत्व नहीं रखती। महत्व रखता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस धर्म में, किस जाति में हुआ है। तो आपको जन्मजात चीजें थोपती जाती है, आरोपित होती है, इसमें आपकी योग्यताओं का महत्व नहीं होता। ये है, ये कलेक्टिव ओरिएंटेड होती है। कलेक्टिव ओरिएंटेड को सबके बारे में सोचने वाली होती है, सबके बारे में, समुदाय के बारे में सोचने वाली। और यहाँ झुकाव स्वयं की ओर पाया जाता है, स्वयं की जाति के प्रति पाया जाता है। यहाँ पूरे राष्ट्र के बारे में सोचा जाता है, और यहाँ सिर्फ अपनी जातियों, धर्मों या विशिष्ट जातीय और नरजातीय रंग के बारे में सोचा जाता है। एक प्रकार और था इनका। एक ये भावों के प्रति क्या होते हैं, तटस्थ होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। नियम जब लागू करेंगे ना, तो सबके लिए एक जैसे नियम ये लागू करेंगे। ये भावनात्मक रूप से तटस्थ होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये राजनीति करते वक्त क्या घुसाते हैं, अपनी भावनाओं का प्रयोग करते हैं ज्यादा। आप है ना, इसका मतलब ये तार्किक नहीं होते। ये जब भी किसी भी चीज का विश्लेषण करेंगे, राजनीतिक दल का, दबाव समूह का या वोटिंग का, उस टाइम उससे पहले सोचते हैं ये सारी चीजों को, और फिर जो बेटर निर्णय होता है वो करते हैं। यहां इतना कोई तार्किक विश्लेषण, अनुभविक विश्लेषण या व्यापक विचार विमर्श दिमाग में नहीं करते कि अपनी जाति का मरने दो, अच्छा है बुरा है, इसको वोट दे दो आप। तो ये कैसे होते हैं, ये भावना प्रधान होते हैं। ये जरूर याद रखना आपको। हालांकि शब्दावली आती याद हो जाएगी, दो एक बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाती है, क्योंकि वहां तो ऑप्शन आएंगे। ये सारे विरोधी युग्म है जो कहां से आए हैं, पार्सन्स की खूब शब्दावली ले ली गई है। तो दो प्रकार से समाजीकरण होता है, एक तो आप ऐसा सीखते हो और एक आप ऐसा सीखते हो। आधुनिक समाजों में बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है, और जो पिछड़े हुए समाजों में ऐसे सिखाया जाता है। यहां बताया जाता है कि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे उतने ही ज्यादा आगे बढ़ोगे, मेहनती होगे। तो और यहां सिखाया जाता है बेटा तू कितना ही पढ़ ले, मुद्दा ये है कि तूने जन्म कहां लिया, उससे फर्क पड़ता है। तो ये दो प्रकार का तो हमने किया, समाजीकरण और भर्ती। एक पॉलिटिकल, राजनीतिक प्रकार या पॉलिटिकल फंक्शन हो गया। दूसरा हमने किया था, वो किया था हितों का अभिव्यक्तिकरण, आर्टिकुलेशन किया था, अभिव्यक्तिकरण। और मैंने कहा था हितों को अभिव्यक्त करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, दबाव समूह करते हैं। ये विभिन्न अपने ही लोगों को हितों का प्रकट करते हैं कि ये मेरे लोग हैं, इनके हित ये हैं। हमारा जो दबाव समूह है वो शिक्षकों का है, उसकी ये मांगे। ये किसानों का है, उसकी ये मांगे हैं। ये है दबाव समूह। दबाव समूह कितने प्रकार के, 4। इंस्टीट्यूशनल जो राजनीतिक होते हैं, एसोसिएशनल जो कार्यों के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, बिजनेस के आधार पे बनते हैं, नॉन एसोसिएशनल जो धर्म और जातियों, नरजातीयता के आधार पे बनते हैं, एनोमिक जिनके व्यवहार का पूर्व में कल्पना नहीं कर सकते वो वाले हैं। तीसरा जो किया था वो हमने हितों को क्या कर लिया था, एग्रीगेट कर लिया था, संयुक्तिकरण किया था। ये इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे आपको। और ये काम करते हैं, चलो आप बताओ, राजनीतिक दल और दबाव समूह को डेविड डिस्टन क्या बोलता है, वेरी गुड, गेट कीपर्स बोलता है और बाउंड्री वॉल्स बोलता है। ये मांगों को सिस्टम के अंदर डिमांड रेगुलाइज करते हैं ये, ठीक है। हम राजनीतिक दल करें, राजनीतिक दल है ये प्रकार, ये क्या करते हैं, संयुक्तिकरण का, हितों का संयुक्तिकरण। राजनीतिक दल क्या है बताओ, फंक्शन है या स्ट्रक्चर है? तो राजनीतिक दल एक स्ट्रक्चर है जो फंक्शन क्या करते हैं, हितों का इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ये हित। और दबाव समूह क्या है, स्ट्रक्चर है या फंक्शन है? ये स्ट्रक्चर एक संस्था है जो कोई काम करती है। काम क्या करती है, हितों को अभिव्यक्त करती है, ठीक है। राजनीतिक दल कितने प्रकार के हैं, 4। एक होते हैं जो अथॉरिटेटिव होते हैं, सत्तावादी होते हैं। सत्तावादी दल वो होते हैं जो दूसरे दल को अपने देश में खड़ा नहीं होने देते, जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तरी कोरिया की कम्युनिस्ट पार्टी।
नाजी पार्टी, फांसी पार्टी, ये पूरी सत्ता के ऊपर कब्जा रखती है। वो सत्तावादी दल होते हैं। एक होते हैं प्रभावी लेकिन असत्तावादी, ठीक है। ये डोमिनेट तो करते हैं लेकिन अथॉरिटी नहीं रखते। होता क्या है कि कई बार एक दल और दलों से आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, डोमिनेट तो करता है, प्रभावशाली तो होता है, लेकिन बाकी दल भी बने रहते हैं, लेकिन उसके बराबर है, कंपटीशन में नहीं आ पाते। जैसे हम कब से कब कहें, जैसे ऐसे एक ना वहां पार्टी थी जापान में, उसे 25-30 साल तक राज किया, लंबे टाइम तक। दक्षिण अफ्रीका की जो कांग्रेस पार्टी है, बताओ दक्षिण अफ्रीका के जितने भी राष्ट्रपति बन रहे हैं ना 1994 के बाद से, वो अफ्रीकन कांग्रेस के बन रहे हैं। तो वो बताओ, बाकी पार्टियां तो है लेकिन उनका है वो वजूद है नहीं है। जैसे अपने यहाँ कांग्रेस शुरुआती 20 साल तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, राज्यों में भी और केंद्र में भी, हर बार उसकी सरकार बन रही थी। बाकी पार्टियां भी थी, जनसंघ भी था, समाजवादी पार्टियां भी थी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, लेकिन उनको सीटें नहीं आती थी। तो वो होता है कि सत्तावादी नहीं है लेकिन प्रभावी है एक पार्टी। फिर क्या था कि कंपटीशन है लेकिन कितने दलों के मध्य, तो प्रतियोगिता है, और भी दल है लेकिन कितने दल जीतते हैं, दो दलों में प्रत्यक्ष कंपटीशन होता है। उदाहरण बताओ, यूएसए और यूके, दो उदाहरण तो याद है। फिर प्रतियोगी है लेकिन बहुत सारे दलों के मध्य प्रतियोगिता होती है। इंडिया छोड़ दो एक बार, आप करो इटली, 1948 से के बाद भी फ्रांस, ठीक है, फ्रांस है, इटली है, ये बहुदलीय व्यवस्था। अब तो स्विट्जरलैंड में कैसी है, बहुदलीय प्रतियोगी है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन में, इन देशों में बहुदलीय प्रतियोगी है, बेल्जियम में, इन सब देशों में। तो आप एक स्विट्जरलैंड को याद रखो, फ्रांस इटली को याद रखो, ये है प्रतियोगी बहुदलीय, बहुत सारे दलों के मध्य प्रतियोगिता। तो 4 प्रकार के राजनीतिक दल किए थे, किसने बताए थे, आमंड ने। हर जगह क्वेश्चन बन रहा है इसमें। चौथा किया था, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताएंगे, ये है रक्त का प्रवाह। ये कौन थे, संचार। ये इन 6 में काम आता है, बाकी में ये फीडबैक का काम करता है, ठीक है, और ये सबके बीच घूमता ही रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये था रक्त प्रवाह। अब ये तो 4 ही हुए हैं, 3 अभी बकाया हैं, उनकी 3 की वो ज्यादा चर्चा नहीं करता। कौन से 3 प्रकार, ये निर्माण और क्रियान्वयन और, ठीक है, वो है अधिनिर्णय, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहां तक अपने चर्चा कर ली थी। फिर अनौपचारिक संरचनाएं भी थी और औपचारिक भी थी। तो राजनीतिक प्रकारों को करती है वो कौन सी संरचनाएं, राजनीतिक जो करती है, राजनीतिक तो ये है, वो अनौपचारिक है। और सरकार के जो करती है वो, तो गवर्नमेंट के 3 है, तो औपचारिक है सारे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसके बाद दूसरा मॉडल किया था संरचनात्मक, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल किया था, जिसका हमने नाम रख रखा है विकासात्मक उपागम। तो विकासात्मक उपागम भी किसका है, आमंड का है, लेकिन आमंड का इस बार साथ कौन है, पॉवेल। पुस्तक भी आपको याद है। अब वो वाला करेंगे, विकासात्मक उपागम या डेवलपमेंट अप्रोच। अब इसमें हम ज्यादा कुछ माथाफोड़ नहीं करेंगे, हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। फ्रेमवर्क वही है, एक इनपुट है, एक प्रोसेसिंग है और एक आउटपुट है। इनपुट, इनपुट में आएगा समाजीकरण, देखो वो वाला नहीं है, बदल गया है मुद्दा, भर्ती और अडेप्टेशन यानी अनुकूलनशीलता, अडेप्टेशन अनुकूलन करना, वातानुकूलन याद आ गया, वो तो आएगा इसमें। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के लिए वो बोलता है कि ये प्रांत, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसको वो रूपांतरण बोलता है, कन्वर्जन बोलता है। ये किसका काय में रूपांतरण कर रही है, ये इनपुट को रूपांतरित करके और क्या बना रही है, आउटपुट। अब आउटपुट जो निर्भर करता है वो काय पे निर्भर करता है, क्षमता पे निर्भर करता है या कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है। और कैपेबिलिटी कितने प्रकार की थी, 5। ये जो कैपेबिलिटी की थी, एक थी डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कौन सी, वितरणात्मक।
दूसरी की थी वो की थी व्यवहार विनियाम की रेगुलेटिव, यानी विनियाम रेगुलेटिव। एक की थी एक्सट्रैक्टिव यानी दोहन क्षमता। चौथी की थी वो थी प्रत्युत्तर रेस्पॉन्सिव। और अंतिम की थी वो सिंबॉलिक की थी, माहौल बनाने की क्षमता। माहौल बनाने की क्षमता बताओ कौन सी सरकार में बहुत जोरदार थी? हिटलर की सरकार में। हिटलर की सरकार ये बोला करती थी, उसका एक प्रचार मंत्री था गोइबल्स, वो कहा करता था 100 झूठ एक बार बोलोगे तो वो क्या बन जाएगा? सच बन जाएगा। तो बहुत भारी प्रचार किया करते हैं। ये सिंबॉलिक पावर, कईयों में सिंबॉलिक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, करते कुछ है नहीं और माहौल पूरा बना के रखते हैं। यहां तक अपना पूरा हो गया था। ये मैंने कहा 4 की बजाय कितनी करनी है आपको? 5 करनी है। अब आमंड हो गया था कंप्लीट। अब हम आमंड के बाद के कुछ और विचारकों की चर्चा करेंगे। हम सिर्फ संक्षिप्त चर्चाएं करेंगे, आप इनको लिख लोगे ना तो लंबी चौड़ी माथाफोड़ी मत करना इनके साथ। हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट के मर्टन की, हम करेंगे चर्चा लेवी की, हम चर्चा करेंगे पार्सन्स की, और हम चर्चा करेंगे एडवर्ड सील्स की। एडवर्ड सील्स की 2 बार चर्चा हो जाएगी, रॉबर्ट के मर्टन, क्योंकि ये आमंड है ना, ये इनसे प्रभावित है, कुछ ना कुछ इनसे लिया है उससे। तो मर्टन को आपको इतना ही करना है। ये क्वेश्चन आपसे सीधा ही पूछा जाएगा। ये जो प्रकार ये होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो ना 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वीकार्य या ईयू फंक्शंस, ये शब्दावली है ना इनकी अलग ही है, या स्वीकार्य कह लो इनको। एक होता है डाई फंक्शंस, एक और है सॉरी नॉन फंक्शंस। तो ये दुष्कार्य कर लो और ये अपकार्य कर लो, चलो ये ऐसा ही ठीक है। ईयू फंक्शंस होते हैं वो अच्छे कार्य जो किसी भी व्यवस्था के स्थायित्व में, मेंटेनेंस में और अडेप्टेशन में जो सहायता करते हैं। तो ऐसे काम जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसको अच्छा करते हैं, वो क्या होते हैं? ईयू फंक्शंस होते हैं। तो ये होते हैं अच्छे कार्य। अब क्या है ऐसा फंक्शन? अच्छा समाजीकरण हो गया, अच्छी भर्ती हो रही है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है, सरकार की जय जयकार हो रही है, सरकार अच्छे कानून बना रही है, जनता उन कानूनों को सहर्ष स्वीकार कर रही है। ये क्या है बताओ? व्यवस्था कोई भंग थोड़ी हो रही है, व्यवस्था में स्थायित्व बढ़ रहा है। जनता है वो अपनी सरकार की सपोर्ट कर रही है और सरकार जनता की मांगों की पूर्ति कर रही है, अच्छे कानून बन रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जनता भी चुप बैठी है, सरकार के समर्थन में है। तो ये कौन से फंक्शंस होते हैं? ईयू फंक्शंस। दूसरे होते हैं डाई फंक्शंस। वो फंक्शंस, वो प्रकार ये जो व्यवस्था को चुनौती देते हैं। हड़ताल है, धरना है, प्रदर्शन है, क्रांतियां हैं, बलवा है, भ्रष्टाचार है, ये सारे क्या कहलाते हैं? डाई फंक्शंस कहलाते हैं। ये ना चुनौती देते हैं व्यवस्था को, व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं, ये डाई फंक्शंस होते हैं। और फिर तीसरे होते हैं नॉन फंक्शंस। ये न तो नुकसान करते हैं और न ही फायदा करते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नॉन फंक्शन, जो होते भी हैं लेकिन कोई काम के नहीं होते। ये ऐसा याद कर लो, ये वो हैं जो व्यवस्था में क्या काम करते हैं? प्लस में ले जाने का काम करते हैं। ये वो है जो व्यवस्था को कहां लेके जाते हैं? माइनस में, पीछे लेके जाते हैं। ये वो है न तो जो पीछे ले जाते हैं और न ही आगे ले जाते हैं, बल्कि उसको जैसी है वैसे ही बनाए रखना, इनके कोई महत्व नहीं होता। इनको बोलते हैं नॉन फंक्शंस। अब लेवी ने ना कुछ नहीं किया, इसने एक ही काम किया, इसने फंक्शंस की बजाय स्ट्रक्चर्स कर दिया इनको।
तो इसने कहा कि दो प्रकार की संरचनाएं होती है, दो प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर होती है संरचनाएं, संस्था कह लो। संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक वो संरचनाएं जो ईयू स्ट्रक्चर्स हैं, दूसरी डाई स्ट्रक्चर्स है। कुछ नहीं करना, दो शब्द लिखने लेवी के, ईयू स्ट्रक्चर्स और डाई स्ट्रक्चर्स। अब आप मुझे बता दो कि ईयू स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, या अच्छी संरचनाएं कह लो, सुसंरचना, चलो हिंदी है सुसंरचना, बताओ। वो संरचनाएं जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए सहयोगी और उपयोगी होती है, वो कौन सी होती है? सुसंरचना होती है। पंचायती राज की संरचनाएं हैं, ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए बाधा पैदा करती है, राजनीतिक व्यवस्था को और अच्छा करती है, लोगों को राजनीतिक सहभागिता मिलती है, कार्यों का विकेंद्रीकरण हो जाता है, लोगों में राजनीतिक भर्ती होती है, राजनीतिक सहभागिता बढ़ती है, राजनीतिक लामबंदी बढ़ती है, राजनीतिक जागरूकता आती है। ये क्या है? तो जो पंचायती राज है, जो या पंचायतें हैं, ये क्या करती है? ये ऐसी संरचनाएं हैं जो क्या है? ईयू स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो डाई स्ट्रक्चर्स हैं। आतंकवादी समूह कैसी संरचनाएं हैं बताओ? डाई स्ट्रक्चर्स होती है, आतंकवादी संरचनाएं, ठीक है। ये डाई स्ट्रक्चर्स दो आपकी व्यवस्था को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, वो डाई स्ट्रक्चर्स होती है। तो जहां मर्टन फंक्शंस की चर्चा करता है, वहीं लेवी स्ट्रक्चर की चर्चा करता है। पार्सन्स में कभी भी एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा, और वो है गली। पहला है लक्ष्य प्राप्ति, गोल अचीवमेंट, लक्ष्यों की प्राप्ति, गोल अचीवमेंट, या लक्ष्य प्राप्ति कह लो, या लक्ष्य का निर्धारण कह लो। लक्ष्य निर्धारण करते हैं, लक्ष्य निर्धारण, जी से गोल बन गया, लक्ष्यों का निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण कौन करता है? देखिए, कोई भी व्यवस्था कैसे चलती है ये बताता है। तो इसको अगर राजनीति विज्ञान में ले आएंगे, चलो सोशियोलॉजी में रखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि किसी भी देश के लिए लक्ष्यों का निर्धारण कौन करते हैं। तो लक्ष्यों का, पूरे देश के लिए लक्ष्यों का जो निर्धारण करती है वो कौन करती है? विधायिका। वो कौन करती है? कार्यपालिका। लक्ष्य निर्धारण करते हैं राजनीतिक दल। ये वो हैं जो पूरे देश के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करती है। ए है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या हो गया? अनुकूलन। कि जो अनुकूलन का कार्य करती है, अनुकूलन का तात्पर्य है कि जैसे ही माहौल बदल रहा है वैसे ही व्यवस्था अपने अंदर क्या कर लेती है? परिवर्तन कर लेती है। जो व्यवस्थाएं अपना अनुकूलन नहीं कर पाती उनका क्या होता है बताओ? जो बदलते समय के अनुसार जो व्यवस्थाएं बदलती नहीं है ना, इसका मतलब वो अनुकूलित है नहीं है। अनुकूलित व्यवस्थाएं कौन सी होती है? जो बदलते माहौल के अकॉर्डिंग बदल जाती है। अगर नहीं बदले तो क्या होता है? नहीं बदले तो वही होता है जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, या वो होता है जो मिस्र में होस्नी मुबारक के साथ हुआ, या वो होता है जो उसमें एक और देना ना, ये लीबिया में हुआ कर्नल गद्दाफी के साथ, वो होता है। तो अनुकूलन करना जरूरी होता है। ये कहता है अनुकूलन का जो कार्य है वो राजनीतिक संरचनाएं नहीं करती, बल्कि कौन सी संरचनाएं करती है? आर्थिक संरचनाएं। ये बाजार है, ये बाजार के अंदर जो काम करने वाले लोगों के, जो इन मजदूरों के समूह है, लेबर यूनियन है, ये सारे लेबर यूनियन, बाजार, ये सारे क्या करते हैं? समाज में अनुकूलन लाते हैं। अब आ गया लेटेंसी क्या होती है? एल से लेटेंसी। लेटेंसी होता है टेंशन मैनेजमेंट और पैटर्न को बनाए रखना। अब पहले देखते हैं पैटर्न बनाए रखना क्या होता है। पैटर्न को मेंटेन रखना, और टेंशन का क्या करना? मैनेज करना। पैटर्न का तात्पर्य देखिए, व्यवस्था पे दबाव तो आते हैं भांति भांति के। अच्छी व्यवस्था वो होती है जो बने बनाए पैटर्न्स को भंग नहीं होने देती। अपने ना कई बार ये दबाव आए हैं कि भारतीय जो व्यवस्था है
इसको है ना व्यक्ति पूजा का भाव है इसके अंदर, तो क्यों न इसको अध्यक्षात्मक कर दिया जाए कि दबाव आया। लेकिन क्या कभी पैटर्न भंग हुआ? क्या नहीं हुआ। हम आज भी क्या बने हुए हैं? संसदीय बने हुए। तो वो होता है पैटर्न भंग कर देना, कोई नई चीज ले आना पहले वाले की जगह। पैटर्न धर्म को बदल देना, धर्मनिरपेक्षता ले आना, शैक्षणिक व्यवस्था को बदल देना, उसमें ना पूर्ण धर्म से पूर्ण वैज्ञानिकरण कर देना, रेडिकल चेंज करना किसी भी चीज के अंदर। या फिर इसमें क्या आता है? टेंशन मैनेजमेंट। टेंशन तो आएगी, दबाव भी आएंगे भांति भांति के, बदलाव के लिए, मांगों के पूर्ति के लिए। तो ये जो काम करते हैं ये कौन करते हैं? ये जो धर्म है, ये जो शिक्षण संस्थान है, ये लेटेंसी का काम करते हैं। अब बताओ ये क्या काम करते हैं? धर्म और शिक्षण संस्थान ये कभी भी रेडिकल चेंज नहीं होने देते, ये लेटेंसी का काम करते हैं। ये पैटर्न जैसा है उसको बनाए रखते हैं और टेंशन को क्या करते रहते हैं? मैनेज करते रहते हैं। व्यवस्था में जैसी व्यवस्था है उसको बनाए रखते हैं, रेडिकल चेंज नहीं होने देते। और आई से क्या बन गया है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है एकीकरण। ये विखंडन को रोकना एकीकरण कहलाता है। एकीकरण का काम ये कहते हैं, ये कौन करती है? एक तो ये कहते हैं जातियां करती है, एक दो एक संस्थाएं और बताता है वो कुछ है। हाँ, ये जो कानून होते हैं हमारे, ये सारे ये काम करते रहते हैं। चलिए, तो चार पार्सन्स कहता है कि एक व्यवस्था है। अब देखो इसका पूरा ध्यान किसके ऊपर? आप बताओ। समाज में बदलाव करना है या समाज जैसा उसको वैसा बनाए रखना है? पूरा इसका जोर है वो स्टेबिलिटी के ऊपर है। काय के ऊपर है? स्थायित्व के ऊपर है। तो स्थायित्व के लिए कितने काम करने पड़ेंगे? सही रूप से लक्ष्य का निर्धारण किया जाए, जी, गोल, अटैचमेंट, अनुकूलन, अडेप्टेशन। जो अगर व्यवस्था मांगे बदल रही है तो पूर्ति बदल दी जाए, माहौल बदल रहा है तो समाज में भी बदलाव कर दिए जाए। ये नहीं है कि संसार कहीं और पहुंच गया है और आप कहीं और बैठे हैं, आप इसमें बदलाव कर दें, बाजार बाजार में सब में। लेटेंसी होता है कि पैटर्न भंग नहीं होना चाहिए और टेंशन क्या रहनी चाहिए? मैनेज रहनी चाहिए। इतनी ज्यादा टेंशन नहीं हो, इतने टेंशन से दबाव आएगा व्यवस्था, फिर दबाव से व्यवस्था भंग भी होती है। तो ये धर्म और शिक्षण संस्थान है, ये कभी रेडिकल चेंज नहीं आने देते। ये क्या करते हैं? पैटर्न जो जैसा है उसको वैसा ही बनाए रखते हैं। शिक्षण संस्थान जो होते हैं वो बनी बनाई व्यवस्थाओं का ज्ञान देते हैं, कभी भी उल्टा और नया ज्ञान नहीं देते। वो जो चल रहा ज्ञान है ना, जैसा राज व्यवस्था चाहती है उसके साथ चलते रहते हैं। वो जैसा धर्म वगैरह जो चलते रहते हैं उसके साथ शिक्षण संस्था जाते हैं, वैसे ही धर्म चलता रहता है। ये कभी भी रेडिकल चेंज के लिए उत्साहित और प्रेरित नहीं करते। शायद ही कभी आपको स्कूल में कहा गया होगा कि भारतीय जो व्यवस्था है उसका जो संविधान वगैरह है ये बहुत ही ना घटिया सा है, अच्छा नहीं है। कभी नहीं कहा गया कि ये बहुत ही क्या है, अच्छा है। तो ये क्योंकि ये पैटर्न को क्या नहीं होने देते? भंग नहीं होने देते। अब ये पैटर्न और टेंशन है, ये थोड़ा थोड़ा आप समझो ये क्या है। कि पैटर्न, जो पैटर्न है वो रहना चाहिए मैनेज, टेंशन मैनेज रहना चाहिए, मेंटेनेंस रहनी चाहिए। अपन चलते हैं ग्रामशी के पास, अब समझ में आएगा ग्रामशी क्या कहता है। ये परिवार है, धर्म है, ये क्या करते हैं बताओ? हाँ, ये क्या करते हैं? आपके मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण करते हैं और कभी भी आपको क्रांति नहीं करने देते। तो एक तो वो है जो बदलाव करना चाहते हैं, एक ये है, ये क्या चाहते हैं? ये स्थायित्व चाहते हैं, व्यवस्था को रोक के रखना चाहते हैं, उसमें बदलाव नहीं चाहते, कोई रेडिकल चेंज नहीं चाहते, कोई क्रांति नहीं चाहते। तो क्रांति रोकने के लिए पैटर्न का मेंटेनेंस और टेंशन मैनेजमेंट। और समाज में क्या रहना चाहिए? इंटीग्रेशन, विखंडन नहीं होना चाहिए समाज के अंदर, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। तो पार्सन्स की तो ये हमने चर्चा की मर्टन की। मर्टन की चर्चा की 3 प्रकार के फंक्शन की, एक जो सहायक होते हैं, एक जो उल्टे चलते हैं सहायक नहीं होते, तीसरे वो जो इनका कोई मतलब ही नहीं होता। फिर 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स किए जो लेवी ने बताए, एक वो जो स्ट्रक्चर सहयोगी होते हैं, दूसरे वो जो सहयोगी नहीं होते। तीसरी जो चर्चा की वो हमने की पार्सन्स की, उसकी गली की हमने, ठीक है। तो ये गली है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो बाकी पे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो जो पार्सन्स की जो विरोधी शब्दावलियां थी उन पे क्वेश्चन नहीं आए हुए, एक किस पे नहीं आया हुआ? इस गली के ऊपर नहीं आया हुआ। अब हम चर्चा करेंगे एडवर्ड शील्ड्स की।
एडवर्ड सिल्स जो थर्ड वर्ल्ड है उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण करते हैं और उसमें यह बताते हैं कि जो राजनीतिक विकास है उसमें अभिजनों की भूमिका क्या है। किसी भी देश में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, कल तो उसकी डिटेल स्टडी करेंगे, आज तो नहीं, कल कर पाएंगे। तो वो कहता है कि किसी भी देश में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, राजनीतिक विकास होता है, उसमें इलिट्स की रोल क्या होता है, इलिट्स की भूमिका क्या होती है, इस मुद्दे की वो चर्चा करता है। तो एडवर्ड सिल्स है वो तो 6 प्रकार की व्यवस्थाएं बताता है, लेकिन आमंड और पावेल उससे कितनी व्यवस्थाएं लेते हैं? 5। हम कल भी 5 ही पढ़ेंगे, आज ही 5 ही पढ़ेंगे। एडवर्ड सिल्स ये भी एक व्यवहारवादी विचारक है और ये भी अपने जो अध्ययन में स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का यूज करता है एडवर्ड सिल्स। अब एडवर्ड सिल्स की चर्चा करेंगे। एडवर्ड सिल्स कहता है कि थर्ड वर्ल्ड में कितनी प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है? 5 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। व्यवस्था का तात्पर्य 5 प्रकार की राज व्यवस्थाएं होती है। 5 राज व्यवस्थाएं सही नहीं समझ आए तो 5 प्रकार के राज्य होते हैं, वो भी सही नहीं है तो सरकारें कितने प्रकार की पाई जाती है? 5 प्रकार की। 2-3 प्रकार तो आप भी जानते हो, एक होती है लोकतांत्रिक सरकारें, एक होती है राजतंत्रात्मक सरकारें और एक होती है धर्मतंत्रीय सरकारें। एक वो सरकारें होती है जो तानाशाही होती है। तो 4-5 तो आप जानते ही हो। ऐसी चर्चाएं अब करनी है अपने को। तो मुद्दा इतना ही है कि हम उसको राज व्यवस्था कह रहे हैं, इसलिए आपके क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत आ रही है। राज व्यवस्था नहीं, सब सरकार कह लो। सरकारें 5 प्रकार की होती है। एक तो वो होती है, अपने इनको अपने सुविधा के हिसाब से 2 प्रकार से बांट लेते। एक होते हैं लोकतांत्रिक और एक होते हैं अधिनायकवादी या ओलिगार्कीज, अल्पतंत्रीय कह लेते हैं। अल्पतंत्रीय जिसमें जनता की चलती हो, जिसमें कुछ लोगों की चलती हो। ये डेमोक्रेसीज है और ये ओलिगार्कीज। डेमोक्रेसीज 2 प्रकार की होती है। एक होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज, राजनीतिक लोकतंत्र होते हैं। ये क्वेश्चन आपके नेट में कहीं ना कहीं जरूर आता है। और दूसरी होती है, वो होती है ट्यूटलरी या अभिभावकीय। ट्यूटर होता है ना, इसी से बना हुआ है। ट्यूटर जो अपने पढ़ाने वगैरह आता है, अपने ज्ञान वगैरह देता है। अभिभावकीय लोकतंत्र। तो लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है राजनीतिक लोकतंत्र और एक होता है अभिभावकीय लोकतंत्र। आज न सिर्फ बड़े बड़ा फ्रेम समझेंगे, कल इनकी डिटेल स्टडी करें। राजनीतिक लोकतंत्र ये वो लोकतंत्र है जिसमें जनता सक्रिय रहती है, विधायिका महत्वपूर्ण होती है और जो लोग जनता से चुन के आए हुए होते हैं वो लोग जिम्मेवारी उठाते हैं कि हम करेंगे राजनीति विकास। तो ये राजनीतिक लोकतंत्र होता है जिसमें विधायिका महत्वपूर्ण होती है। इतना ही कर लो आज तो। दूसरा होता है अभिभावकीय लोकतंत्र। ये होता तो लोकतंत्र है, लेकिन इसमें जो नेता होते हैं वो अपने आप को तुर्रम खां और तोप सिंह समझते हैं। ये क्रिस्माई प्रकार के क्रिस्मेटिक लीडर होते हैं। ये विधायिका को कुछ भी नहीं समझते। ये सीधा ही किसको संबोधित करते हैं? जनता को संबोधित करते हैं। वर्तमान केंद्र सरकार किस प्रकार की है? अभिभावकीय है। मोदी जी हमारे किस रूप में व्यवहार करते हैं? अभिभावकों के रूप में। बताओ, अब विधायिका शक्तिशाली है, कार्यपालिका शक्तिशाली? कार्यपालिका। जब कार्यपालिका शक्तिशाली होती है तो हम उसको कौन सा लोकतंत्र बोलते हैं? अभिभावकीय लोकतंत्र बोलते हैं। इसमें ये जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं ये ठेका लेते हैं कि हम क्या करेंगे, इस देश का उद्धार करेंगे, हम कल्याण करेंगे इस देश का। जैसे इंदिरा गांधी ने काम किया था या फिर अब मोदी जी कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? अभिभावकीय लोकतंत्र। अब आ गए हैं अल्पतंत्र, ओलिगार्कीज। ओलिगार्कीज 3 प्रकार की होती है। एक ओलिगार्की होती है आधुनिकीकरणशील। मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्कीज। यहां क्या करता है, एक नेता आगे आता है जो धर्मनिरपेक्ष होता है। वो लेता है कि मैं इस देश का क्या कर दूंगा, मॉडर्नाइजेशन कर दूंगा, इस देश के 4 चांद लगा दूंगा। ठीक है, ऐसा नेता आया था तुर्की में। कौन?
कमाल पाशा, जिसने तुर्की को बदल के यूरोपीय तुर्की कर दिया था और वहां से खलीफा और धर्म को क्या कर दिया था, साफ। ऐसा ही नेता आया था अयूब खान पाकिस्तान में और अपनी तानाशाही लेके आया था। ये ओलिगार की तानाशाह होते हैं ये, लेकिन ये आधुनिकीकरण का ठेका उठाते हैं, देश के राजनीतिक विकास का ठेका उठाते हैं। ऐसा ही ठेका पाकिस्तान में उठाया था मुशर्रफ ने, लेकिन वो तो काय में फंस गया था बाद में, ये तो धर्म के अंदर फंस गया था वो। तो अयूब खान है, वो आपका क्या नाम उसका, कमाल अत्तातुर्क है तुर्की के अंदर। ये आधुनिकीकरण का और विकास का ठेका उठाते हैं। तो ये कौन से हैं, आधुनिकीकरणशील है। ये तुर्की के अंदर कमाल अत्तातुर्क, इसने सारे धार्मिक प्रतीकों को खत्म कर दिया और तुर्की को मॉडर्नाइज कर दिया। तो ये है। दूसरे वो होते हैं सर्वाधिकारवादी, टोटलिटेरियन ओलिगार्की, सर्वाधिकारवादी, अल्पतंत्र, टोटलिटेरियन ओलिगार्कीज। ये आप फट से बता दे, ये कौन हो सकते हैं, तानाशाह होते हैं जो सर्वाधिकारवादी होते हैं। हिटलर क्या था, सर्वाधिकारवादी था, जिसने कहा कि मैं जर्मनी का कल्याण करूंगा। ऐसे ही था इटली के अंदर है मुसोलिनी। स्टालिन कहाँ था, यूएसएसआर के अंदर। ये सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र पाए जाते हैं ऐसे। और तीसरे होते हैं ट्रेडिशनल ओलिगार्कीज, परंपरागत अल्पतंत्र। आपको आज तो 5 नाम ही याद रखने और ज्यादा कुछ नहीं करना। परंपरागत अल्पतंत्र, इसमें कोई विकास और आधुनिकीकरण होता ही नहीं है। इसमें थियोक्रेसी पाई जाती है। थियोक्रेसी में धर्मतंत्र पाया जाता है। अत्यंत पिछड़ी हुई सी व्यवस्थाएं होती है, कोई ठेका नहीं लेता किसी भी प्रकार का। और ये पाया जाता था आज भूटान के अंदर, ये पाया जाता है सऊदी अरब के अंदर। यहाँ सालों साल तक कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ दरअसल राजतंत्र पाए जाते हैं। ये इनको बोलते हैं परंपरागत अल्पतंत्र, भूटान में, सऊदी अरेबिया में। तो हमने एडवर्ड सील्स ने कितने प्रकार का किया है, 5 प्रकार का किया है। एक राजनीतिक लोकतंत्र और एक है अभिभावकीय लोकतंत्र। ओलिगार्की भी 3 प्रकार की, आधुनिकीकरणशील, सर्वाधिकारवादी और परंपरागत। अब आपसे जो क्वेश्चन आता है इनको बता देता हूं, ये तो याद करने के लिए था। अब टोटल प्रकार के कितने प्रकार की राज व्यवस्थाएं हैं, 5 प्रकार की है। अब कल मैं इनमें आपको राजनीतिक विकास नापना सिखाऊंगा, आज नहीं। आज तो आपको 5 नाम याद किए आपने। अब आपको याद है एडवर्ड सील ने कितने प्रकार की राज व्यवस्थाओं की चर्चा की है, 5 है। 2 तो लोकतंत्र है और 3 2 डेमोक्रेसी और 3 ओलिगार्की। लोकतंत्र 2 प्रकार का कौन सा है, राजनीतिक और अभिभावकीय है, जहां नेता अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बल्कि माई बाप समझते हैं, वो वाला। और 3 प्रकार की ओलिगार्की। ठीक है। एक जो मॉडर्नाइजेशन का ठेका लेते हैं, दूसरे जो सर्वाधिकारवादी होते हैं, और तीसरा जो काम है नहीं करते वो परंपरागत है। तो मर्टन की चर्चा हो गई, लेवी की चर्चा हो गई, पार्सन्स की चर्चा हो गई और एडवर्ड सील्स की चर्चा हो गई। ये सब किसका अध्ययन करते हैं, प्रकार्यवादी हैं ये। तो इनको कह लो, कहीं संरचनात्मक प्रकार्यवादी कह लो, क्योंकि इन सबका संबंध संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता से है। हालांकि इनमें से एडवर्ड सील्स को छोड़ के बाकी तीनों सोशियोलॉजी में काम करते हैं, लेकिन छोटे छोटे एक के तो 2 चीजें की है अपने, फंक्शंस किए हैं या फिर गली की है। अब हम अगला जो अध्ययन करेंगे वो ये है कि इनमें अंतर क्या है दोनों में, डेविड ईस्टन में और ग्रेबियल हार्मंड में। इन पे मुझे नहीं लगता कभी कोई क्वेश्चन आया है क्या। इसका डेविड ईस्टन का जो स्ट्रक इनपुट आउटपुट मॉडल है उसका यही है, या फ्लो मॉडल है, उस ब्लैक बॉक्स मॉडल, उसकी बजाय ज्यादा व्यापक कौन सा है, हार्मंड का है। अब सीधा ही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मॉडल है जो विकासशील देशों का अच्छा अध्ययन करता है, हार्मंड का, हार्मंड कोलमैन वाला कह लो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, जो विकासशील देशों के स्पेशल अध्ययन के लिए आया है। क्योंकि पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है कि विकासशील समाजों का अध्ययन कौन सा उपागम करता है। तो डेवलपमेंट अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इनपुट आउटपुट अप्रोच, या समस्त
स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये विकासशील समाजों का थर्ड वर्ल्ड का सबसे अच्छा अध्ययन करती है। अब जितना व्यापक वर्णन स्ट्रक्चर्स का और फंक्शंस का आमंड ने किया उतना उस्टन ने नहीं किया। ईस्टर्न एक फीडबैक की जो चर्चा करता है, ये कहीं भी फीडबैक की चर्चा नहीं करता, बल्कि इसकी वजह ये किसकी चर्चा करता है, संचार की चर्चा करता है। ये छोटे मोटे अंतर है। हम तो मुद्दा ये करेंगे कि इनकी आलोचनाएं क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो आलोचना ईस्टर्न की और आलोचना ग्रेबियल आमंड की। इनके जो दोनों के मॉडल्स हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल और स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, इनमें दिक्कत क्या है? इनमें पहली दिक्कत तो ये है कि एक है वो, चलो यही कर लेते हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, यथास्थितिवादी है। अब यहां से इनकी बहुत ही, वो मैंने लाइनें इसी लिखी, क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप इनको ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि ये स्टेटस क्वो है, यथास्थितिवादी है। क्योंकि यथास्थितिवादी है इसलिए एक केंद्रीय थीम इनकी है कि ये किसको पसंद नहीं करते, परिवर्तन पसंद नहीं करते। फिर ये ऊपर से ये दावा करते हैं कि हमें थर्ड वर्ल्ड में भी लागू किया जा सकता है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड में अगर लागू करना है तो वहां समाज हैं वो नए नए आजाद हुए हैं और उनकी पूरी व्यवस्था पहले क्या हो चुकी है, क्रैश हो चुकी है। जब पहले पूरा भवन ही क्रैश हो चुका है तो वहां आपको नया भवन खड़ा करना है तो आप धीरे धीरे नहीं कर सकते, आपको बहुत तेजी से और रेडिकल परिवर्तन करने होते हैं। और ये रेडिकल परिवर्तनों के हिमायती नहीं है, क्योंकि तो क्या के हिमायती है, यथास्थितिवादी के। तो ये विकासशील देशों में जो परिवर्तन है उनके प्रति ये है ना अच्छा भाव नहीं रखते, क्योंकि ये परिवर्तन विकासशील देशों में जो परिवर्तन होंगे उस पे ये खरे नहीं उतरते। तो अपन कह सकते हैं ये दरअसल किसको बढ़ावा देते हैं, रूढ़िवाद को। रूढ़िवाद क्या होता है बताओ? रूढ़िवाद की मुख्य विशेषता ये होती है, वो क्या होते हैं, तो इनका झुकाव रूढ़िवादिता की ओर है। अब इनका जो पूरा जोर है ईस्टर्न का, वो तो है सातत्य के ऊपर कि परसिस्टेंस बना रहना चाहिए। और आमंड का जो पूरा जोर है वो पूरा जोर है मेंटेनेंस के ऊपर, अडेप्टेशन के ऊपर और स्टेबिलिटी के ऊपर, कि अनुकूलनशीलता बनी रहनी चाहिए, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि मेंटेनेंस बनाए रखेंगे आप, और आप स्थायित्व बनाए रखेंगे। तो जहां ईस्टर्न है उसका जो जोर है वो है सातत्य के ऊपर या परसिस्टेंस के ऊपर, वहीं आमंड का पूरा जोर स्टेबिलिटी के ऊपर है या किसके ऊपर है, स्थायित्व के ऊपर है। तो इसका तात्पर्य ये कौन है, ये यथास्थितिवादी। अब अपन कह सकते हैं हंटिंगटन क्या बोला, इतना याद रखना कि हंटिंगटन कहता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल की, किस वाले की, आमंड पावेल, ऐसे आमंड कोलमैन वाले की, कि उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है। तो हंटिंगटन ये कहता है कि उसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि वो क्या नहीं कर सकता, परिवर्तन के प्रति दुर्बल है। तो अपने तो और बाकी से कोई मतलब नहीं है, समाज व्यवस्था वाले से, उससे, कि ये परिवर्तन के प्रति अत्यंत दुर्बल है, कमजोर है, ये चेंज नहीं कर सकता सोसाइटी के अंदर, ये तो यथास्थिति बनाए रख सकता है। हंटिंगटन ने आलोचना करते हुए ये कहा कि जब समाजशास्त्री थे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल को छोड़ रहे थे और उसकी आलोचना कर रहे थे कि ये मॉडल अब काम का नहीं है। क्योंकि अगर आपको विकासशील समाजों का अध्ययन करना है, सोशियोलॉजी वाले कह रहे हैं कि अगर विकासशील समाजों का अध्ययन करना है तो आप यथास्थितिवादी और परिवर्तन विरोधी रहते हुए इनका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि इन समाजों में बहुत सारे परिवर्तनों की आवश्यकता है। और आप कहते हैं कि पैटर्न है उसको बनाए रखें, टेंशन को क्या रखें, मैनेज रखें। तो ये इतने पिछड़े हुए समाज हैं, इतने रूढ़िवादी धार्मिक समाज हैं, इतने बंद समाज है कि ये अगर आप यहाँ यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं तो इसका मतलब कभी परिवर्तन होगा ही नहीं। भैया भारत में जो धार्मिकता है, धार्मिक कट्टरता है, या पाकिस्तान में जो धार्मिक कट्टरता है, अगर उसमें इनका मॉडल लागू कर दो तो ये तो जोर काय के ऊपर देंगे,
ये तो सातत्य पे जोर देंगे कि जो व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए। ये अच्छा, ईरान में इस मॉडल को लागू करो, ईरान के अंदर इस मॉडल को लागू करो, तो काय के ऊपर बल देंगे? वो सातत्य के ऊपर, काय के ऊपर? स्थायित्व के ऊपर। इसका तात्पर्य ये है कि वहां जो थियोक्रेसी है, धर्मतंत्र है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। बस पूरा जोर है कि धर्मतंत्र बना कैसे रहे। तो एक तो इनके साथ ये संकट है कि हंटिंगटन कहता है कि जब बाकी समाजशास्त्री ये कह के और स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल को छोड़ रहे थे कि ये काम का नहीं है, परिवर्तन कर ही नहीं सकता, और उस टाइम जब बाकी समाजशास्त्री छोड़ रहे थे तो आमंड और कोलमैन उसको पकड़ रहे थे। एक तो बड़ी कमी ये है इसकी, तो ये छोटी छोटी कमी इसके अंदर ही आ गई। और दूसरी एक और कमी है कि इनका जो पूरा नजरिया है या इनका जो रोल मॉडल है वो कौन है? वो पश्चिमी व्यवस्थाएं हैं। अब फिर देख लेते हैं कि इनका रोल मॉडल पश्चिमी व्यवस्थाएं कैसे है। ये सामाजिकरण, भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण है, हितों का संयुक्तिकरण है। ये जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे दबाव समूह, शिक्षण संस्थाएं, बहुत सारे राजनीतिक दल, खुला संचार और अलग अलग प्रकार के नियम निर्माण, क्रियान्वयन और अधिनिर्णय वाली संरचना, ये बहुत सारे विकासशील देशों में तो पाई ही नहीं जाती। कई जगह तो जहां धर्मतंत्र चलता रहता है वो राजनीतिक दल है ही नहीं। दबाव समूह तो कुछ कई हैं, बाकी के दबाव समूह खड़े ही नहीं हो सकते। या दबाव समूह है वो सिर्फ कौन से हैं? नॉन एसोसिएशनल है, एसोसिएशनल है ही नहीं। तो ये जो देखो, ये कहता है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो इन देशों में तो ज्यादा से ज्यादा एक या कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 2। या तो नॉन एसोसिएशनल पाए जाते हैं जो धर्म से और किससे प्रभावित है? जातियों से, और या एनोमिक पाए जाते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। बाकी की तो चर्चा ही नहीं होती यहाँ। तो ये जो उन्होंने रोल मॉडल बनाया है वो किसको बनाया है? पश्चिमी व्यवस्थाओं को। तो वहां पाए जाते हैं खुला समाज, खुला संचार, राजनीतिक दल, भांति भांति के दबाव समूह, ये तो वहां पाया जाता है, यहां इनमें नहीं पाया जाता। ये करते क्या है? देखते तो अपने देश को है और उसको लागू कहां करते हैं? विकासशील देशों के ऊपर। दोनों के अंदर यही कमी है। और तीसरी कमी है कि कुछ नहीं है, दरअसल ये वो अप्रोचेज हैं जो किसके खिलाफ खड़ी की गई हैं? मार्क्सवाद के खिलाफ खड़ी की गई है। अब आप ये बताओ कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल कौन से देश से निकले हुए? अमेरिका से निकले हुए। कब निकले हुए? भाई आप 1953 में तो पॉलिटिकल सिस्टम देख लो, जो पुस्तक आई ईस्टर्न की, और 1960 से 65 के बीच में तो आमंड की पुस्तकें देख लो आप, 66 तक देख लो। ये वो दौर है जब शीत युद्ध अपने चरम के ऊपर है। लगभग 45 से शुरू हो गया था, लेकिन वास्तविक शुरुआत तो ये मानो 1950 के आसपास हुई थी। तो ये वो चरम काल है जब शीत युद्ध चल रहा है। ऐसे में ये ऐसे अप्रोचेस विकसित कर रहे हैं जिनको पढ़ के और थर्ड वर्ल्ड के जो देश हैं उनका झुकाव किस तरफ हो जाए? पश्चिम के देशों की ओर हो जाए। तो देखिए, हमारे यहाँ जो कुछ पढ़ाया जाएगा तो हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उसी को पढ़ेंगे जो कहाँ से आया है? पश्चिम से आया है। तो अगर आपने कुछ दिया ही नहीं है तो आप पढ़ोगे क्या? तो ये क्या देते हैं? मॉडल अप्रोच देते हैं ताकि इनको विकासशील देशों के जो विद्वान है वो पढ़े, और पढ़ के और उनका झुकाव किस साइड हो जाए? पश्चिम की ओर, अमेरिका की ओर हो जाए। क्योंकि वही प्रोफेसर्स वगैरह कल को नीतियां बनाएंगे, अपने नेताओं को राय देंगे। तो जब राय देंगे समाजशास्त्री, राजनीति विज्ञानी, अर्थशास्त्री वगैरह, तो वो कहेंगे ये देश अच्छे हैं, ये स्थायित्व रखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खुले हैं, तो आप उनकी तरफ देखो। मार्क्सवाद की ओर देखने की जरूरत है नहीं है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसको पछाड़ना था? मार्क्सवाद को। अब ये दिक्कत नहीं है कि मार्क्सवाद को पछाड़ो भले, लेकिन क्या क्या तो पछाड़ो। एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम मूल्यों के प्रति तटस्थ हैं, हम सिर्फ तथ्यों के ऊपर ध्यान देते हैं, और दूसरी तरफ कौन से मूल्यों को स्वीकार कर रहे हैं? जो उदार लोकतंत्र के मूल्य हैं, उदार लोकतंत्र के मूल्य हैं, उनकी तरफ ये उलझे हुए हैं, पूर्णतः फंसे हुए हैं इनके अंदर, और कह रहे हैं कि हम तो पूर्णतः निरपेक्ष हैं, तटस्थ हैं, हमें किसी से कोई मतलब है नहीं है, चाहे कोई मार्क्सवादी हो, चाहे कोई धर्मतंत्र वाले हो, चाहे कोई उदार लोकतंत्र हो, हम तो सबके प्रति एक जैसा नजरिया रखते हैं। हम तो तथ्यों पे ध्यान देते हैं, मूल्यों पे ध्यान नहीं देते। और खुद कौन से मूल्यों का विकास कर रहे हैं अपने अध्ययन में? उदार लोकतंत्रों का। अब ये जो समाजीकरण है या भर्ती है, या भर्ती छोड़ दो, ये जो दबाव समूह, राजनीतिक दल और खुला संचार है, ये कहां पाया जाता है?
ये तो सेकंड वर्ल्ड में तो पाया ही नहीं जाता, वहां तो तानाशाही टाइप व्यवस्थाएं होती है सेकंड वर्ल्ड में। सेकंड वर्ल्ड कौन सा होता है बताओ? साम्यवादी देश। अब चीन है, वहां कितने राजनीति दल है बताओ? एक ही है। तो वो तो तानाशाही पूर्ण व्यवस्थाएं होती है, खुले समाज होते ही नहीं है। जबकि इनके मॉडल ये तो कहते हैं कि राजनीति व्यवस्था क्या होती है? खुली होती है। ये तो कहते हैं कि राजनीति व्यवस्था की विशेषता होती है कि वो खुली होती है। अच्छी व्यवस्थाएं वही होती है जो ओपन होती है, क्लोज्ड नहीं होती। जबकि हम पढ़ते हैं कि जो यूएसएसआर की व्यवस्था थी स्टालिन के समय, वो आयरन कर्टेन में बंद थी, लोहे के पर्दे के अंदर बंद थी। वहां कोई भी चीज बाहर नहीं आती थी। और बंबू कर्टेन कहां चलता है? चीन के अंदर। चीन में बांस का पर्दा था, कुछ चीजें दिखाई देती थी और कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। तो वहां तो पर्यावरण तो एक तरफ खड़ा रहता है और नेता एक तरफ खड़े रहते हैं। उन नेताओं पे पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? चलो एक पर्यावरण खड़ा हुआ कि चीन में है ना लोकतंत्र आना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी के छोरे छोरियों ने क्या कर दी? हड़ताल कर दी थियानमेन चौक के ऊपर। क्या परिणाम निकला आप बताओ? 1979 की बात है, 1979 की। क्या चढ़ा दी उन्होंने? टैंक चढ़ा दिए। तो उनके ऊपर पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितनी मांगे उठो, उनको पूर्ति नहीं करनी है। तो कुल मिला के किसकी खिलाफत करते हैं? मार्क्सवाद की खिलाफत करते हैं। तब ऐसी ही चर्चाएं करता है रनशीमेन। इनकी 2-3 कोटेशन है। रनशीमेन कहता है कि ये मार्क्सवाद का क्या खड़ा कर रहा है? विकल्प खड़ा कर रहा है। कौन है मार्क्सवाद का विकल्प? ये ईस्टर्न वगैरह, ये इसके विकल्प हैं, ये खड़ा कर रहे हैं। ऐसी बातें गविशियानी बोलता है, ऐसी बातें यंग बोलता है। गविशियानी ऐसी बातें यंग बोलता है कि ये क्या है? ये बुर्जुआ तंत्र की प्रशंसा करने वाले उपागम है, दोनों के दोनों। बुर्जुआवाद को बढ़ाए रखना चाहते हैं। बुर्जुआवाद क्या होता है? पूंजीवादी। ये पूंजीवाद को बनाए रखने, बाजार व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, उदार लोकतंत्रों को बनाए रखने, पश्चिमी लोकतंत्र की ओर झुके हुए ये सारे। तो रनशीमेन, गविशियानी और यंग क्या करते हैं? इनकी आलोचना करते हैं। तो आलोचनाओं को ना आप एक जगह इकट्ठा कर लेना। ये 6-7 आलोचनाएं हैं, ये पूछी जा सकती है। ईस्टर्न की है कि ये 1-2 एक आलोचनाएं तो किसने की थी वो देख लेना। 2-3 आलोचनाएं ये है, इनको इकट्ठा कर लेना एक जगह। ईस्टर्न की आलोचनाएं और आमंड की आलोचनाएं। अब हमें पता चल गया कि इनका क्या है। ये यथास्थितिवादी है जो परिवर्तनों को पसंद नहीं करते, स्टेबिलिटी और परसिस्टेंस के ऊपर जोर देते हैं। इनका रोल मॉडल पश्चिमी व्यवस्थाएं हैं। और ये किसके खिलाफ विकल्प के रूप में आए हैं? मार्क्सवाद के खिलाफ। अब एक और चौथी ओर कर दो कि ये बिल्कुल भी मूल्यों के प्रति तटस्थ और निरपेक्ष नहीं है, बल्कि उदार पश्चिमी लोकतंत्र मूल्यों की ओर ये झुके हुए हैं। ये झूठा दावा करते हैं कि हमारे जो व्यवहारवादी है हम तो, और हमें तथ्यों से मतलब है, मूल्यों से कोई मतलब नहीं है। हम तो मूल्य निरपेक्ष होते हैं, मूल्य तटस्थ होते हैं, जबकि ऐसे है नहीं। तो एक चौथी आलोचना और करो तो आप ये क्या कर सकते हैं कि मूल्य निरपेक्ष नहीं है। ये दोनों अप्रोचेस। हंटिंगटन को जो याद रखना, किसने कहा कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल है, ये परिवर्तन के प्रति दुर्बल है? हंटिंगटन। 2 अप्रोचेस कंप्लीट हो गई, एक सिस्टम थ्योरी और एक स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी। आप इनका आधे पेज के अंदर कुछ काफी चीजें तो आपकी याद है। जो चीजें याद नहीं है, जो तो कोई 5-5, 7-7 चीजें याद नहीं, उनका अलग से नोट्स बना लेना आप, ताकि उनको 2 एक बार पढ़ोगे तो वो क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। एक इसका ये तरीका है कि आप नोट्स लेके सामने खोल के बैठ जाओ और एक एक करके दूसरे को समझाओ अपनी भाषा में, चाहे उदाहरण कैसी दे दो, उसको समझाओ, तभी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि ये सारी शब्दावलियां क्या है? एकदम से नई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।